तो ऐसे आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से डेवलप हों, उन आइसोमर्स को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो क्या ये आइसोमर एक दूसरे में वापस इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल, बिकॉज सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से डेवलप हुए हैं, तो जो ग्रुप आमने सामने थे वो रोटेट हो गए, तो अगर आप वापस रोटेट कर दोगे सिंगल बॉन्ड को तो आ जाएंगे। और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री रोटेशन होता है, इसलिए वो दिक्कत नहीं आती। तो इसको बोलते हैं दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, बिकॉज ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस वजह से इनको हम ट्रू आइसोमर्स नहीं कहते हैं। और चाहे तो हम लिख सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स विच arise due to free rotation along a sigma covalent bond। सो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि फ्री रोटेशन की वजह से, फ्री रोटेशन है किसका? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का, इसकी वजह से आइसोमर जो डेवलप होंगे उनको कहा जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। सो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ने से पहले हमें ये जो फ्री रोटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी है, इसको आप लिखते चलो। तो इसके आगे लिखिए फ्री रोटेशन क्या होता है। फ्री रोटेशन लिखो इसमें सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड undergoes free rotation at room temperature। तो कोई भी अगर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो फ्री रोटेशन पे जा सकता है रूम टेम्परेचर पे। सो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि फ्री रोटेशन हो सके। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो इसके अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है। देन कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसके अबाउट भी फ्री रोटेशन हो सकता है। देन कार्बन नाइट्रोजन के, मतलब कोई भी सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन के अबाउट है तब भी हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अबाउट है तब भी फ्री रोटेशन हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अबाउट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट देयर शुड बी अ सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अबाउट जब मैं कह रहा हूं तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो ये मान लीजिए दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके अबाउट रोटेशन हो सकता है। तो इसके ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे वो भी रोटेट हो जाएंगे बिकॉज एटम घूम रहा है, तो दोनों तरफ ये रोटेशन हो सकता है इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रोटेशन। नाउ क्योंकि कार जो बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, जैसे ये है एक, तो इनके बीच जो बॉन्ड है वो इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगी दोनों के बीच में, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में होगी तो आप जब इसको रोटेट करते हो तो इसके रोटेशन से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी कि फ्री रोटेशन से आपका कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो फ्री रोटेशन बिल्कुल इजीली हो सकता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी फ्री रोटेशन हो सकता है। और फ्री रोटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे अगला जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए। लिख लो कॉन्फॉर्मर्स, रोटोमर्स और कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फॉर्मर्स, रोटोमर्स और कॉन्फॉर्मेशंस। लिखिए द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल arise due to free rotation along a sigma covalent bond।
तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आप सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके लाएंगे उनको कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं, रोटोमर्स बोलते हैं, या फिर कॉन्फॉर्मेशंस कहते हैं। अब इन इनफाइनाइट ओरिएंटेशन, देखो याद रखो, दो ग्रुप हैं तो इनके बीच में आप रोटेशन करके 0 से 360 डिग्री तक घुमा सकते हो। अब जब आप 0 से 360 डिग्री घुमाओगे तो 0 डिग्री, 0.1, 0.2 ऐसे करके इनफाइनाइट ओरिएंटेशन बन सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन बन सकते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स, रोटोमर्स और कॉन्फॉर्मेशंस। सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स स्टेबल नहीं होने वाले, हम कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन उन सब का जो नाम होगा उनको हम कॉन्फॉर्मर्स के नाम से जानते हैं। इसके आगे लिखिए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो ये जो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन है, इनमें से अगर हम सिर्फ वो ओरिएंटेशन ले लें जो कि स्टेबल है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में, देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ समझो, बहुत सिंपल है ये। अगर मैं वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी बनाता हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं थीटा बनाता हूँ, थीटा क्या है कि मैं 0 डिग्री से शुरू करूंगा, 0 डिग्री से रोटेट करते 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 360 डिग्री तक ले आऊंगा, तो ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया और वापस आप जहां से शुरू किए थे वापस वहीं पहुंच गए। तो इस पे आप पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट कर लेते हो, तो मान लो कि कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टेबल कहां पे होगा मॉलिक्यूल, तो हम ये जानते हैं दैट स्टेबिलिटी is inversely proportional to stability is inversely proportional to potential energy। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, एक ये हो गया मिनिमा, एक ये मिनिमा हो गया और एक ये मिनिमा हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमाज हैं उनको हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, समझो। ये जो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन है, 0 डिग्री, 0.1, 0.2, 0.3, इन सबको बोलेंगे कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स में से वो कॉन्फॉर्मर्स जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमा पे हैं उनको कहा जाता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ये डिफरेंस होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फॉर्मर्स में। मतलब कॉन्फॉर्मर्स अगर एक पूरा का पूरा बड़ा सेट है तो उसके अंदर एक छोटा सा सेट जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमास पे थे उनको हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कह रहे थे। तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं कह सकता हूँ 1, 2 एंड 3 जो थे दैट वेयर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। डेफिनेशन भी लिख लीजिए, लिख लो। ड्यू टू free rotation from 0 degree to 360 degree, those conformations which are most stable and have minimum potential energy are defined as conformational isomers। नोट करते चलना है आपको साथ साथ, आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब इन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में अगर हम देखते हैं दैट, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे, if these conformational isomers have same energy, then these are called degenerate isomers or equi-energetic isomers। degenerate isomers और equi-energetic isomers। एक और पॉइंट, if these conformational
isomers have different energies then are called non-degenerate isomers. देखिए, सारे कॉन्फॉर्मर्स में से जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमा पे थे उनको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कह रहे हैं। अगर इन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की सेम एनर्जी, जैसे 1 2 3 आप देख रहे हैं सेम पोटेंशियल एनर्जी पे है, तो उनको मैं कह सकता हूं कि ये तीनों डीजेनरेट आइसोमर है और इक्वी एनर्जेटिक, बराबर बराबर एनर्जी है इनकी, इक्वी एनर्जेटिक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमाज हैं, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ है कि ये इस तरीके का आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो, एक ये है और एक ये है। तो अब अगर इसको 1 कह रहे हो और ये वाले को 2 कह रहे हो, तो 1 एंड 2 की अलग अलग एनर्जी है, तो आप कह सकते हो दीज आर नॉन डीजेनरेट आइसोमर्स, राइट। सेम एनर्जी पे होंगे अगर आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो उनको कहेंगे डीजेनरेट या इक्वी एनर्जेटिक। और अगर अलग अलग होंगी इनकी एनर्जीज तो इनको कहा जाएगा नॉन डीजेनरेट आइसोमर्स, नॉन डीजेनरेट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। नोट कर लिया सबने? अगला डेफिनेशन लिखेंगे फिर। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्या होगा? देखो, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी, द रोटेशनल एनर्जी barrier is known as conformational energy, और इसको लिख सकते हैं it is the potential energy difference between conformation at potential energy minima and maxima। इसको और करके भी लिख सकते हो, it is the potential energy difference between the most stable and least stable conformation। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसको रोटेशनल एनर्जी बैरियर के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसको ऐसे देखो, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में थोड़ा सा बता चुका हूं तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा। सो मैं इथेन के लिए जैसे देख रहा हूँ, सो ये रहा इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर इसको मैं 60 डिग्री से टर्न कर देता हूँ, मैं आगे वाले कार्बन को भी कर सकता हूँ, पीछे वाले को भी। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आगे वाले कार्बन को वैसे ही रखा जाए और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से टर्न कर दिया जाए, तो ये हो गया। तो अब इन दोनों में आप देखें तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में एक रिपल्शन डेवलप होगा, वेन डर वाल रिपल्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। जबकि इस दूसरे में देखिए हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इनके बीच में रिपल्शन कम हो चुका है। दूसरा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, यहाँ पे वो भी डिक्रीज हो चुका है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है -12.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में देखते हो, तो अगर आप यहां से शुरू करते हो और इसको बोलते हो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री पे जब आप जाते हो तो आपकी पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कहीं पे, थोड़ा ऊपर बता देता हूँ, यहाँ कहीं पे थी,
60 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी यहां कहीं पे आ गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में आप देखेंगे तो ये जो गैप दिख रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमा पे है वो लीस्ट स्टेबल है, और जो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमा पे है वो मोस्ट स्टेबल है। इनके बीच जो गैप दिख रहा है वो है 12.5 किलो जूल पर मोल का। तो लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल में जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन है, उसको करने के लिए जो रोटेशनल एनर्जी का बैरियर है, रोटेशन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका जो बैरियर है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा मैक्सिमा का मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, दैट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। यानी कॉन्फॉर्मेशन लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो 12.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है, इस वजह से कॉन्फॉर्मेशन इजिली आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। नोट कर लो इसको, फिर हम आगे लिखते हैं। ओके, हो गया, नोट कर लिया। अगला डेफिनेशन लिखें, एंगल ऑफ रोटेशन। डाइहेड्रल एंगल, जिसको शॉर्ट में DHA भी कहते हैं, एंड टॉर्शनल। सी एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना -12.5 जो आ रहा था इसके पहले वाले केस में, वो देखा हमने कि आप जब रोटेट करते हो कार्बन कार्बन के अबाउट बॉन्ड्स को, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए एनर्जी गैप है। देखो ना, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ले जाएंगे तो क्या होगा, इतना एनर्जी रिलीज होगा। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल ले जाएंगे तो 12.5 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे चेंज होगा, भाई आपको समझना होगा कि ये हाइड्रोजन तो कार्बन से लगा है, तो इस कार्बन को ही घुमाना पड़ा। कार्बन को घुमाएंगे तभी तो तीनों हाइड्रोजन घूमे। तो जब आपने रोटेट किया कार्बन को 60 डिग्री से, तो तीनों हाइड्रोजन जो उससे लगे थे वो भी रोटेट हो गए, और उस रोटेशन के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी थी 12.5 किलो जूल। तो एक रोटेशन कराना है अगर आपको लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल, तो जो रोटेशनल एनर्जी का बैरियर है उसको आप कन्फर्मेशनल एनर्जी कह रहे थे। इसको रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी कह सकते हो आप चाहो तो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो एंगल ऑफ रोटेशन, डाइहेड्रल एंगल एंड टॉर्सनल एंगल, तीनों एक ही चीजें हैं। इसको लिख लो, लिखो द इंटरफेशियल एंगल between the groups attached at two sigma bond या sigma bonded atoms is defined as dihedral angle, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the angle between the plane of XCC and CCY in molecule XCCY, इन मॉलिक्यूल XCCY। भाई सिंपल साइज को ऐसे समझो कि जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हो, जैसे अगर एक कंपाउंड है इथेन का, इसमें मैं डाइहेड्रल देखना चाहता हूं बिटवीन XCCY, तो ये X एक होगा फ्रंट कार्बन पे, और दूसरा वाला जो होगा वो बैक कार्बन पे। तो मान लो कि ये हाइड्रोजन जो है ये मेरा X है, और ये दूसरा हाइड्रोजन मेरा Y है। तो XCCY, इनके बीच में एंगल कितना है, कैसे देखना है एंगल, फ्रंट व्यू से। तो ये वाला जो एंगल आपको दिखाई देगा, इस एंगल को कहते हैं हम
phi. So here this phi is the dihedral angle. ओके, समझ में आया? जो भी दो ग्रुप्स के बीच में आप डाइहेड्रल एंगल देखना चाहते हैं तो आप सीधा करें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ और वहां से जो एंगल आपको दिखाई देगा वो डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले केस में हमने 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल बनाया था, इनिशियली 0 डिग्री के डाइहेड्रल, मतलब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन पीछे वाले को घुमाते जाओगे वैसे वैसे डाइहेड्रल एंगल भी चेंज होता चला जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है आप इन दोनों के बीच देखो। अगर आप फर्स्ट वाला कार्बन और फर्स्ट वाला हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच देख रहे हो तो ये डाइहेड्रल एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके बीच देख सकते हो, इन दोनों के बीच में, तो ये यहाँ से यहाँ तक का फिर डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में, कौन से वो दो ग्रुप है जिनके बीच में डाइहेड्रल एंगल, जैसे यहाँ पे हमने एक्स और वाई के बीच में देखना था तो यहाँ एच और एच के बीच में देखा। इसके आगे लिखें प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हमें दो देखने हैं यहाँ पे, एक है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले ही बता चुका हूँ, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर हम इथेन को देख रहे हैं, जो आप लिखते भी चलना, तो फ्रंट कार्बन को अगर आप 1 और इसको 2 कहते हैं तो ये 1 कार्बन होगा और इसके पीछे वाला कार्बन ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। नाउ रोटेशन जो होगा सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, अब जैसे मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दिया लेट से, अब आप देखिए रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री होता है तो आप किसी को भी रोटेट कर सकते हो। तो लेट से मैंने फ्रंट कार्बन को वैसे का वैसा ही रखा, तो ये वैसे का वैसा बना दिया मैंने। जो बैक कार्बन है उसको मैं जब 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो ऊपर आ जाएगा 60 डिग्री से इधर, दूसरा इधर और तीसरा, तो तीनों मूव हो रहे हैं क्योंकि आपने कार्बन को रोटेट किया। ध्यान रखो सिर्फ हाइड्रोजन रोटेट नहीं किया आपने, तीनों को रोटेट करना है क्योंकि इस कार्बन को आप रोटेट कर रहे हो। तो ये हो जाएंगे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। देन दूसरा है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर हम सेम कंपाउंड को देखें तो ये जो आप कंपाउंड नंबर 1 और इस कंपाउंड नंबर 2 को देखें तो 1 पे जो फ्रंट कार्बन है उसको आप इस तरीके से बनाएंगे। ओके, बैक कार्बन को आप इस तरीके से एक सर्कल लगाइए और उस सर्कल के ऊपर फिर आप 3 ग्रुप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एच एच और एच बिल्कुल सामने लगे हुए ग्रुप थे, तो बिल्कुल सामने नहीं लगाते, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करते हैं। ये हो गया, ये हटा दो इसको। और इसको जब आप 60 डिग्री से टर्न कर रहे थे तो अगर बैक कार्बन को आप टर्न कर रहे हो तो दूसरा फॉर्म आ जाएगा। अगर आपसे फर्स्ट में पूछा जाए कि डाइहेड्रल एंगल कितना है, फाई यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है तो डाइहेड्रल एंगल विल बी 0 डिग्री। सेकेंड में अगर आपसे पूछें कि डाइहेड्रल एंगल कितना है तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हुआ न्यूमैन प्रोजेक्शन। सेम कंपाउंड को आप जब थोड़ा सा टिल्ट करके देख रहे हैं तो सॉ हॉर्स, और बिल्कुल सामने से जब आप देख रहे हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है। जैसे अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो इस एग्जाम्पल को देखो, इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे देख रहे हो तो देखो ग्रुप के सामने ग्रुप, ग्रुप के सामने ग्रुप, ग्रुप, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, बट रियलिटी क्या है 109 डिग्री। लेकिन आप जहां से देख रहे हो वहां से आपको दिखाई देगा दैट ग्रुप आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस कार्बन कार्बन के बीच के अगर सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट कर देते तो ये दूसरा फॉर्म बन जाता। इसी कंपाउंड को अगर आप इस तरीके से देख रहे हो ऐसे, तो आप ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन देख सकते हो। जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख रहे हो। जब आप इस तरीके से देख रहे होते थे दो आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो फिशर हो जाता था। इसी कंपाउंड को जब आप इस तरीके से देखते थे तो आपके पास वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाता था। तो सेम कंपाउंड को अलग अलग तरीके से देखने के ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं, ये तो हमें पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख लिया हमने, और इसके बीच में जो रोटेशन था वो -12.5 किलो जूल पर मोल का एंगल हो जाता था। अच्छा, जो फर्स्ट वाला फॉर्म है इसका नाम होता है, लिख लो यहाँ पे,
फर्स्ट वाले फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकेंड वाला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। कितना भी रोटेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 60, 120, 90 डिग्री, 45 डिग्री, किसी से भी रोटेट कर सकते हैं आप। जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे आपको अलग अलग ओरिएंटेशन मिलते जाएंगे, उस पर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं जल्दी से स्ट्रेन पे। मैं आऊंगा कितना कितना रोटेशन हम लोग जनरली कराते हैं उसके ऊपर। फिलहाल हम लोग स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो पहला, तीन तरीके के स्ट्रेन पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन होता है साइक्लिक कंपाउंड में। एसाइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन नहीं आ सकता, ये हमें पता है। क्यों? बिकॉज एंगल स्ट्रेन आता है अगर आपके पास एक कंपाउंड है, लेट्स से ये है साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री, पर इस पे दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 109.5 डिग्री एंड द एक्चुअल एंगल इज 90 डिग्री। तो एक्सपेक्टेड एंगल और एक्चुअल एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो आ जाता है 9.5 डिग्री। 9.5 डिग्री आएगा या 19.5 डिग्री आएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एंगल के बीच में अंतर है, इसकी वजह से इस बॉन्ड में एक स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी चाहता तो ये 109.5 था लेकिन हुआ सिर्फ 90 डिग्री। तो ये चाहे जो एक्सपेक्टेड है उसको पाने की कोशिश करने की वजह से एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा और एंगल टूट, ये जो एंगल है इस पर स्ट्रेन आएगा और इसकी वजह से ये बॉन्ड जो होंगे या ये कंपाउंड जो होगा इसकी स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लेना, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन इन acyclic molecule। देयर इज नो एंगल स्ट्रेन इन acyclic molecule। ये एंगल स्ट्रेन सिर्फ साइक्लिक के अंदर होता है। ओके, देन एक और पॉइंट, अगर आपसे पूछें 3, ये 4, 5 और ये 6, इसको बोला 1, 2, 3 एंड 4, तो ऑर्डर ऑफ एंगल स्ट्रेन बताना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एंगल स्ट्रेन इन दिस molecules? What is the order of angle strain? तो फर्स्ट वन में आप देखिए, एक्चुअल एंगल है 60 डिग्री, होना चाहिए था 109.5 लेकिन है 60, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109.5 और है कितना 90, 109.5 और यहाँ एंगल कितना आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 100 डिग्री के आसपास आप मान लो। रेगुलर है अगर तो 108 डिग्री होना चाहिए, ये ले लेता हूँ। अगर हेक्सेन हो गया तो यहाँ पे देखते हो आप कि ये 109.5 ही मेंटेन कर लेगा, तो यहाँ स्ट्रेन जीरो आ गया। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो 6 तक वैसे वैसे एंगल स्ट्रेन कम होता जा रहा है। तो 1 में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है बिकॉज एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ओके, आप इसको लिख भी लेना एंगल स्ट्रेन को। ऐसे लिख सकते हैं इसे, द स्ट्रेन which arises due to difference in actual angle and expected angle।
the strain which arises due to difference in actual angle and expected angle. तो expected angle आपको अगर निकालना है तो आप हाइब्रिडाइजेशन से देखिएगा, और एक्चुअल एंगल आपको देखना है तो आपको बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। उन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा, एंगल स्ट्रेन उतनी ज्यादा होगी। एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज वेंडर वॉल स्ट्रेन। वेंडर वॉल स्ट्रेन लिख लो। द रिपल्शन which arises due to the group attached at adjacent bonds. Okay, this is van der Waal strain. इसके आगे लिखो, द van der Waal strain is maximum in eclipsed and minimum in anti-conformation. While intermediate in Koch conformation. So van der Waal स्ट्रेन क्या होता है? दो कार्बन है, इससे आपने ग्रुप लगा दिया है, एक ए और एक बी। तो ए और बी की में जो रिपल्शन होगा, वैन डर वाल स्ट्रेन इसे कहते हैं। साइज की वजह से रिपल्शन होता है, तो ऐसा रिपल्शन जो दो एडजेसेंट एटम पे लगे ग्रुप्स की वजह से आएगा। तो मैक्सिमम किस में आने वाला है? इक्लिप्स्ड में, क्योंकि इक्लिप्स्ड में बिल्कुल आमने सामने ग्रुप लगे होते हैं। देन मिनिमम आएगा एंटी में। एंटी क्या होगा? तो ए अगर इधर लगा है तो दूसरा बी यहाँ आ जाए, बिल्कुल एकदम 180 डिग्री पर जब लगे होंगे तब इसको कहेंगे हम एंटी कॉन्फॉर्मेशन। क्या डाउट है वरद? बोलो। वाइल इट इज इंटरमीडिएट इन गॉज। गॉज कौन सा होता है? 60 डिग्री का जब आप एंगल लेते हो तब जो आएगा उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन, और इसको इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी कहा जाएगा। सो लिखो, इट इज डिफाइंड एज the electronic repulsion between the bond pair electrons of two adjacent eclipsing bonds. Then it is active. It is active at torsional angle 0 degree, 120 degree, and 240 degree. And it is almost zero at torsional angle, यानी कि डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। कैसे काम करता है अभी समझ जाएंगे हम। तो टॉर्शनल स्ट्रेन है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन। उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन जो कि बॉन्ड में है। जैसे कि अगर एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब इस कार्बन के ऊपर में कुछ तो ग्रुप लगा है, क्या ग्रुप लगा है इससे फर्क नहीं पड़ता। टॉर्सनल स्ट्रेन को फर्क कैसे पड़ता है कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन को कह रहे हैं हम टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन किसके किसके? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एडजेसेंट इक्लिप्सिंग बॉन्ड। इक्लिप्सिंग मतलब आमने सामने वाले बॉन्ड्स के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉन्ड है आमने सामने, इनके बीच होने वाला है, और ये जो डैश पे आप देख रहे हैं इनके बीच में भी स्ट्रेन आएगा। तो कब कब एक्टिव है? देखो 0 डिग्री मतलब बिल्कुल आमने सामने पे हो, या फिर 120 डिग्री पे हो, क्योंकि जब 120 डिग्री पे आएगा तो ऊपर की तरफ एक दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, देन 240 डिग्री। जब टॉर्सनल स्ट्रेन, जब यहाँ पे ग्रुप जो है वो 120 डिग्री पे आ जाए, तो 120 डिग्री पे आ जाए तो इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम हो जाता है, तो 60, 180 और 300 डिग्री इन पे टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाएगा। क्लियरली समझें, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है बॉन्ड के, तो बॉन्ड जब बिल्कुल आमने सामने है तो उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा। जब ये बॉन्ड थोड़े से टिल्ट पे आ जाते हैं 120 डिग्री के, तो रिपल्शन कम हो जाता है। जब बिल्कुल आमने सामने है तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा, तो इसलिए 60 डिग्री पे कम है, 180 डिग्री पे कम है और 300 पे कम है, जबकि 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 240। 0 डिग्री, 120 और 240 क्यों आया वो अभी आप समझ जाएंगे जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे आगे। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉर्सनल स्ट्रेन is not due to bulkiness of group। ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप से फर्क पड़ता था वेंडर वॉल रिपल्शन को, कि ग्रुप जितना बड़ा होगा वेंडर वॉल रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह उतने ही है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता, टॉर्सनल स्ट्रेन हर जगह सेम आ जाएगा। बल्किनेस से चेंज होने वाला है वेंडर वॉल रिपल्शन। अब आता हूं मैं हमारे न्यूमैन प्रोजेक्शन पे और उसके डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस को लिखा देता हूँ, नोट कर लो इसको। हो क्या? राइट डाउन different form of conformations। different form of conformation, पहला eclipsed form। eclipsed form तो लिखो इसमें when the dihedral angle is 0 degree, then the conformation is called eclipsed conformation। नोट करते चल रहे हैं हम लोग, सब नोट करते चलना है अपने को साथ साथ। सो डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री हो, मतलब क्या है इसका? अगर एक न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है, तो जैसे एच, एच और एच है, तो इसके पीछे जस्ट बिल्कुल बैक में दूसरा हाइड्रोजन भी लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री आ जाए, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। देन सेकेंड इज स्टैगर्ड फॉर्म। राइट डाउन, इफ द dihedral angle is 60 degree or 180 degree, then the conformation is called staggered conformation। अगर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो उसको हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या स्टैगर्ड फॉर्म दो तरीके के हो सकते हैं। पहला इज गॉच, गॉच फॉर्म when the dihedral angle is 60 degree or 300 degree
then it is called gauge. सो अगर ये ए है और इधर हम बी बनाते हैं, तो ए और बी के बीच में यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। या आप दूसरा देखें, अगर ए और बी इस तरीके से लिखें और आप डाइहेड्रल एंगल ऐसा पूरा घुमा के मेजर करोगे, तो वो फाई आपको 300 डिग्री दिखाई देगा। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जिसमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री या 300 डिग्री है, उसको हम कह रहे हैं गॉज फॉर्म। नाम याद रखना है हमें। अच्छा, एक चीज़ समझो, हम इक्लिप्स पढ़ रहे हैं, स्टैगर्ड पढ़ रहे हैं, वैसे तो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं जिनको हम लोगों को यूज़ करना है, जो जिनका हम स्टेबिलिटी देखने में इंटरेस्टेड है। दूसरा है हमारे पास एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म व्हेन द डाइहेड्रल एंगल is 180 degree, then the conformation is एंटी कॉन्फॉर्मेशन। सो कैसे ड्रॉ करें अगर, सो ये हो जाएगा एक और ये दो, तो ए और बी बिल्कुल अपोजिट में लगे, यानी कि डाइहेड्रल एंगल अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम कहेंगे एंटी फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने गॉज, एंटी, ये सारे फॉर्म देख लिए। गॉज देखा 60 डिग्री, वन तो 300 डिग्री, एंटी एग्जैक्ट 180 डिग्री। फाई अगर जीरो होगा तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। ओके, देन शुरू करते हैं हम एनालिसिस। तो हम पहले लिखेंगे इथेन के लिए, सो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। सो पहले तो बताऊं थोड़ा सा। सो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का मतलब होता क्या है? द स्टडी ऑफ डिफरेंट stabilities and energy in a rotation of 0 degree to 360 degree is called conformational एनालिसिस। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक रोटेट कर करके डिफरेंट स्टेबिलिटीज और एनर्जीज को समझेंगे, और उसकी स्टडी जो होगी उसको हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, बेसिकली कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बोल देंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान है ये तो, सिंपल लग रहा है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। बस 3 डायमेंशनली हमें समझ में आना चाहिए न्यूमन प्रोजेक्शन। जैसे कि इथेन जो था उसमें अगर हम इक्लिप्स फॉर्म बनाए तो ये हो जाएगा, जहां पे हम देख रहे हैं डाइहेड्रल एंगल है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अगर 60 डिग्री से टर्न कर दें हम एक कार्बन को, सो सेकेंड कार्बन को 60 डिग्री से पीछे वाले को टर्न किया तो ये हो गया। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल यहाँ पे आ गया 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा स्टैगर्ड फॉर्म। इसको बोल दीजिए 1 और इसे कह दीजिए सेकेंड। अब अगर आप यहाँ से सेकेंड कार्बन को फिर से 60 डिग्री से टर्न करें तो देखें क्या हो रहा है, फिर से हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, यानी कि फिर से इक्लिप्स फॉर्म आ गया। अगर आप इसको फिर से 60 डिग्री से टर्न करोगे तो क्या होगा, फिर से 60 डिग्री पे हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब फिर से एक स्टैगर्ड फॉर्म आ गया। तो 0 से 360 डिग्री पे टर्न करने पे 60 60 60 से ही टर्न कर रहा हूँ मैं, तो 60 60 से टर्न करने पे मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि स्टेबिलिटी वाइज सिर्फ 2 ही फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है 1 और 2 में से, तो स्टेबिलिटी वाइज आपको समझना होगा दैट वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो वो तो क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे, सेकेंड ज़्यादा है
फर्स्ट से। क्यों है भाई ऐसी स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए दो फैक्टर्स यहाँ पे देखने थे। पहला फैक्टर जो आपने देखिए, साइक्लिक तो है नहीं, तो साइक्लिक नहीं है तो एंगल स्ट्रेन देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वेंडर वॉल स्ट्रेन। वेंडर वॉल स्ट्रेन अगर आप देखें तो फर्स्ट में देखते हैं एच के सामने एच है, सेकेंड में देखते हैं एच और एच के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वेंडर वॉल स्ट्रेन आप देखेंगे फर्स्ट में ज़्यादा है सेकेंड के कंपेरिजन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, सबसे हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम देखें टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन भाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो यहाँ देखें हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है, ये दोनों आमने सामने हैं, यानी यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। जबकि इस केस में जो इस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गया होगा, यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन भी आप देखेंगे तो फर्स्ट में ज़्यादा है सेकेंड से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रेन ज़्यादा है, अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसी लॉजिक से अगर हम जाएंगे तो स्टेबिलिटी में हमने जो देखा दैट इज इक्लिप्स फॉर्म, या स्टेबिलिटी वाइज हमने देखा दैट स्टैगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे देख ली मैंने, सेकेंड इज ग्रेटर देन वन, दैट इज इक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल देन sorry, staggered is more stable than eclipsed form stability wise. Why? Because of strain, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम दो फैक्टर देख सकते थे, वेंडर वॉल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन। वेंडर वॉल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन में जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ के बताऊं तुम लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखना चाहता हूँ, स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म क्या होता है? द कॉन्फॉर्मेशन which is different from eclipsed and staggered are skew conformation। मतलब जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा जितने बचे हुए ओरिएंटेशन है उन सबको स्क्यू बोल देंगे। चलो वापस आते हैं और ड्रॉ करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल का ग्राफ। तो 0 डिग्री पे देखेंगे, फिर 60 डिग्री से टर्न करेंगे, फिर 60 डिग्री से टर्न करेंगे, फिर 180 डिग्री आ जाएगा, फिर 240 डिग्री आ जाएगा, देन 300 और फिर 360 डिग्री। तो देखें 0 डिग्री पे क्या हो रहा था? 0 डिग्री पे था इक्लिप्स फॉर्म, 60 डिग्री टर्न करने पे आ जाता था स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड में कौन सा फॉर्म है? तो ये 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल वाला है, यानी कि ये गॉज फॉर्म हो चुका है। खैर, तो 0 डिग्री पे ऑब्वियसली बिकॉज ग्रुप आमने सामने है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये ऊपर कहीं आएगा। दूसरे पेन से बना लेता हूँ, यहाँ कहीं आता है मान लीजिए। 60 डिग्री पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी थोड़ी कम, 120 डिग्री पे फिर से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज वापस ग्रुप आमने सामने आ गए। 180 डिग्री पे फिर घट जानी है, 240 डिग्री पे फिर से बढ़ जाएगी, 300 पे फिर घट जाएगी और 360 डिग्री पे वापस 0 डिग्री वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इसको अगर आप बनाओगे तो ये आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप देखें जो 60 डिग्री फॉर्म है वो फॉर्म तो ये है जहाँ पे इस तरीके से लगे। 180 डिग्री पे जब आप जाओगे तब भी आपको दिखाई देगा कि आपने बिल्कुल वही कंपाउंड फिर से बना दिया है। देन 300 डिग्री पे, ओके, तो ये जो तीन फॉर्म है ये तीनों सेम बिल्कुल आइडेंटिकल थे और इस वजह से हम देखते हैं दैट इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब ये मैक्सिमा पे देखिए क्या है, तो मैक्सिमा पे ग्रुप आमने सामने लगे थे तो इनमें स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है भाई। तो मिनिमा देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है, 180 डिग्री पे आ रहा है और 300 डिग्री पे आ रहा है, ये तीन जगह पे आ रहा है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का गैप है मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में, ये आता है 12.5 किलो जूल पर मोल, दैट इज द गैप।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट द कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी that is rotational energy barrier that is equal to 12.5 kilojoule per mole. सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं दैट 60 डिग्री पे अगर आप 1 कह दो, 180 डिग्री पे आप इसे कह दीजिए 2 और 300 डिग्री पे कह दीजिए 3, तो आप कह सकते हैं ये तीनों की एनर्जी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीन फॉर्म ही 1, 2 एंड 3 आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। और क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है तो इसको हम कहेंगे दैट दे आर डीजेनरेट आइसोमर। तीनों की एनर्जी बराबर थी इसलिए इसको कहा डीजेनरेट आइसोमर। बराबर एनर्जी को डीजेनरेट बोलते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, यहां तक एक एग्जांपल कर लिया जाए। यहां पे देखो, ड्रॉ द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला CH3 CH2 CH3, देन सेकेंड बनाओ CH3 CH CH3, थर्ड इनके लिए हमें स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना है। अब आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि फर्स्ट कार्बन किसे लें, सेकंड कार्बन किसे लें, तो वैसे तो आपकी मर्जी होती है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं तो मैं फर्स्ट वाले में बोल देता हूँ कि इसको 1 ले लेना, इसको 2 बोल लेना। यहाँ पे 1 बोल देना, इसको इसको 2 बोल देना। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको 1 बोल सकते हो, इसको 2 बोल सकते हो, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो। यहाँ पे आप 1 इसको बोलो और 2 इसको बोलो और उसके हिसाब से आप बना के बताओ। ड्रॉ द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर मुझे 1 के लिए बनाना है तो फर्स्ट कार्बन आप इस तरीके से बनाए, राइट, और इस पे क्या क्या लगा हुआ है, तो H H और H। देन बैक कार्बन इसके पीछे लगा हुआ है, ये इस तरीके से बनेगा। क्या क्या लगा हुआ है सेकेंड पे, 2 हाइड्रोजन और एक CH3, तो मैंने बना दिया CH3, एक H इधर और एक H इधर। ठीक, क्लियर है। चलो सेकेंड वाला देखो, देन सेकेंड पे क्या क्या लगा हुआ है, तो 2 CH3, एक CH3 मैंने इधर और एक CH3 इधर और एक H इधर लगेगा। देन थर्ड वन में देखिए, फर्स्ट पे है H H और H। देन सेकेंड पे हम देखते हैं 3 CH3 लगा है, तो 1 2 और ये 3 हो गया। देन फोर्थ वन, फोर्थ में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं इस पे। देन CH3 H and H। एंड फिफ्थ में फर्स्ट कार्बन पे आप देखिए, हमने जो फर्स्ट लिया है वो हमारी मर्जी होती है, लेकिन हम लोग जनरली एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट पे 3 CH3, सेकेंड वाला जो हमने लिया है इस पे भी ये 3 CH3 हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्फॉर्मेशनल डायग्राम स्टैगर्ड फॉर्म के लिए। अच्छा एक चीज और, अगर आप फर्स्ट फिफ्थ वाले में 1 इसको मान लेते और 2 इसको मान लेते तब क्या बनता, देखो तब आप देखते हैं कि फर्स्ट पे लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन, सेकेंड पे लगा हुआ है 2 CH3, तो आपने लगा दिया ये 2 CH3 और दो दो CH3 और एक ये पूरा का पूरा ग्रुप, दैट इज CH3
थ्राइस, ये हो जाता। तो आप फर्स्ट और सेकंड आप देखिए किसको लेना है। अगर अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर आप कोई भी दो कार्बन को ले सकते थे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखें। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाना है आपको और रिलेशनशिप भी बताना है। चलो, ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड फाइंड द रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप आ रहे हैं इन दोनों में? हुआ किसी से? सो भाई कंडेंस स्ट्रक्चर बनाइए और अपने आप आपको दिख जाएगा। सो फर्स्ट वन पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है 3 CH3, लगा दो भाई। देन सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, तो उसको मैंने कह दिया CH3। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ लगा हुआ है CH3, CH3 और एक H। सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 2 CH3, तो ये लगा दिया CH3, CH3 और एक है H। अब जरा कार्बन नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन अलग अलग हैं, यानी कि एक कार्बन का CH3 का डिफरेंस है, तो इसको आप कह सकते हो दीज आर होमोलॉग्स। ठीक, नोट कर लिया इसको। अगला एग्जांपल बताऊं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ये है वन, ये है सेकंड। पूछता है, सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ द कंडेंस्ड फॉर्म एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो फर्स्ट कार्बन पे हम देखते हैं 3 CH3 है, सेकेंड पे 1 CH3 और 2 हाइड्रोजन। इधर देखो, फर्स्ट पे CH3, CH3 और एक H। सेकेंड कार्बन पे CH3, CH3 और H। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन का नंबर तो सेम है। अब रिलेशनशिप क्या है? तो 1 2 3 4, आप देखें 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं यहाँ 1 और 2 पे। अगर इसको देखें 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 और 3 पे लगे। इसका मतलब रिलेशनशिप क्या होगा? दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Draw the condensed structure and find the relationship between the two.
हो गया। सो फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। और क्या क्या लगा है? और लगा है सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। सेकेंड कार्बन से लगा है सी एच थ्री और 2 हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन से लगा है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, देन एच और सी एच थ्री। सेकेंड कार्बन पे सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। तो अब रिलेशनशिप देखें तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। सी डबल बॉन्ड ओ ओ यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ लगा है सी एच थ्री ओ के साथ, और यहाँ ओ के साथ ये पूरा ग्रुप लगा है। दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप है, और इधर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं सी एच थ्री। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है और उसके दोनों एंड पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। सो दिस विल बी मेटामर्स। दिस विल बी